नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साधना आईएएस के ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जहां आज का शीर्षक है गोदान और उसकी केंद्रीय समस्या। दोस्तों, गोदान की केंद्रीय समस्या ऋण की समस्या है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों ने लिखा भी कि गोदान का नायक होरी एक सीमांत किसान है, जिसे महाजनों और सूदखोरों ने कर्ज और सूद की ढरकी पिलाकर पाला है। यह समझा जा सकता है कि होरी जैसे किसान जीते जी ऋण और कर्ज के बोझ तले दबे तो थे ही, मरने के बाद आने वाली उनकी पीढ़ियां भी इस बोझ तले दबी थी। अर्थात न तो जीते जी किसानों को मुक्ति थी, न मरने के बाद मुक्ति थी। ऐसे में भला कोई क्या गोदान किसानों को मोक्ष दे सकता है? संभवतः उपन्यासकार ने अपनी यथार्थवादी प्रगतिशील चेतना के कारण इस उपन्यास का शीर्षक गोदान इसी वजह से रखा। हिंदू धर्म में गोदान तो मोक्ष का परिचायक है, परंतु जहां किसानों को मरने के बाद भी मुक्ति न हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक चाहे जितनी भी योनियों में किसान भटक ले, उसे ऋण से मुक्ति नहीं मिल सकती। गोदान औपनिवेशिक भारत के निर्मम दस्तावेज को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। उस समय के औपनिवेशिक जमींदारी, महाजनी और पुरोहिती चौतरफा शोषण को उद्घाटित करने वाला उपन्यास है। होरी जैसे किसानों की एक सहज और सीधी सोच है। होरी कहता है, क्या खाकर मोटे हुए हो भाई? मोटे तो वो होते हैं जिन्हें ना ऋण की चिंता हो, न मर्जाद की सोच। होरी जैसे किसानों की सिर्फ इतनी आकांक्षा है। वह कहता है, हम इस जन्म में राजपाट नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, बस मोटा झोटा खाना, मोटा झोटा पहनना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। परंतु वह साध भी पूरी नहीं होती। होरी जैसे किसान इस बात को समझते हैं कि उनसे बेहतर 10 रुपए की नौकरी करने वाले मजदूर भी, परंतु फिर भी उसे लगता है कि जो सुख किसानी में है वो मजदूरी में कहाँ। यदि किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है, और मजदूर बन जाए तो किसान हो जाता है। यह समझा जा सकता है कि ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था में किसानी, कृषि कार्य अपने आप में एक मर्यादा के रूप में उसे देखा गया। परंतु औपनिवेशिक शोषण और उसकी निर्मम यातना ऐसी थी कि किसान न तो अपनी खेती बचाने में सक्षम थे, न अपनी मर्यादा। होरी जैसे किसान इस मर्यादावादी सोच के कारण ही अपनी बड़ी बेटी सोना की शादी के लिए कर्ज लेते हैं, परंतु वही होरी अपनी छोटी बेटी रूपा को एक अधेड़ व्यक्ति, अपने से भी अधिक उम्र के व्यक्ति के हाथों बेचने को विवश हो जाता है। उपन्यासकार ने लिखा कि जहां किसान विवश होकर, बाध्य होकर ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था को छोड़कर शहरों में मजदूर बन जाने को अभिशप्त हो, वहां किसान अपनी मर्यादा बचा भी कैसे सकता है। गोदान में एक तरफ ग्रामीण कथा है तो दूसरी तरफ शहरी कथा। यदि आप तह तक जाएं तो देखेंगे कि गोदान के शहर हठात नहीं बसते, बल्कि लाखों हजारों गोबरों के अपनी खेती से उखड़ने के बाद, उनके मजदूर बनने के बाद ही गोदान के शहर बसते हैं। आलोचकों ने लिखा कि अंततः होरी उसी सड़क पर दम तोड़ता है
जिस सड़क से होकर उसका पुत्र गोबर शहर जाता है। दोस्तों, औपनिवेशिक शोषण के दौरान स्थायी बंदोबस्त, उसके विषय में आपने पढ़ा होगा। उस निर्मम यातना को औपनिवेशिक सरकार ने, औपनिवेशिक सत्ता ने, अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा को खत्म किया, महाजनी व्यवस्था को खत्म किया। यह एक संशयग्रस्त मामला है, क्योंकि गोदान को आप पढ़ेंगे तो इस बात को समझेंगे कि अंग्रेजों ने महाजनों को और जमींदारों को अपना एजेंट बना के रखा था। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार एजेंट थे अंग्रेजों के। किसान समय पर लगान यदि नहीं चुकाते तो उनकी जमीनें छीन जाती। ऐसे में विवश होकर किसान महाजनों के चंगुल में फंसते थे। दोस्तों, न केवल महाजनी और जमींदारी शोषण, बल्कि ग्रामीण व्यवस्था में पुरोहिती शोषण को भी आप कम करके नहीं आंक सकते। किसान तो चौतरफा शोषण का शिकार था। किसान परिवार सुबह से शाम तक खेतों में खटने के बावजूद भी भूखे रहने को विवश था। होरी परिवार के 5 सदस्य खेत में खटते, परंतु 2 वक्त की उन्हें रोटी नहीं मिल पाती। होरी सोचता है, बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ आते आते घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा। यह समझा जा सकता है कि साल भर की मेहनत के बाद भी किसान महीने भर चैन से बैठ के नहीं खा सकता था। वह अन्नाभाव और वस्त्राभाव का शिकार था। फिर भी उसके जेहन में एक बात थी कि जमीनों को बचा ले, और इसीलिए वह ऋणग्रस्तता का शिकार था। गोदान की समस्या, ऋण की समस्या स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। मानो औपनिवेशिक, महाजनी, पुरोहिती, जमींदारी शोषण ने ऐसे कुचक्र रचे थे जिसमें किसानों का ऋणग्रस्त होना तय था। होरी जैसे किसान किसी शौक से ऋण नहीं ले रहे थे, बल्कि खेती के लिए हल बैल खरीदने, पुराने ऋण को चुकाने, शादी ब्याह के लिए या सूद को भरने के लिए ऋण ले रहे थे। ऐसे किसानों के लिए कंबल भी विलास की वस्तु थी। प्रेमचंद ने लिखा कि गोदान में सामंत तो एक ही है, मगर महाजन 3-3 है। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3-3। गांव में छोटा बड़ा कोई ऐसा नहीं जिसके आगे होरी मुंह न छिपाता फिरता हो। अर्थात किसान का जीवन ऋण से सना हुआ था। वह जीते जी ऋणग्रस्त था, मरने के बाद भी ऋणग्रस्त था। इसलिए आलोचकों ने गोदान को कृषक जीवन की त्रासदी भी कहा। अंततः होरी ऋणग्रस्त होकर ही मरता है। वह ओवरटाइम करता है, दिन भर सड़क निर्माण में पत्थरों को तोड़ता है और रात को सूत काटता है। समझ सकते हैं कि होरी जैसे सीमांत किसान जो मरते समय अपनी छोटी सी इच्छा को भी पूरी न कर सके, मरते समय लू लगने से मरता होरी कहता है, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब चलता हूं। सारी सारी दुर्दशा तो हो गई, कब तक जिलाएगी। गाय की साध मन ही में रह गई। ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था में जहां कृषि और पशुपालन ही 2 पुनीत कार्य हों, होरी जैसे किसान अपने खूंटे पर गाय तक नहीं बांध सकते। ये उनकी सबसे बड़ी मानसिक पीड़ा है। गोदान के ऋणग्रस्तता के कई कारक जिम्मेदार हैं। ग्रामीण व्यवस्था में किसानों की मर्यादा एक अटल सत्य है। सामाजिक जीवन में कृषकों के लिए एक मर्यादित आचरण जीना, अपने बंधु बांधवों के बीच अपनी शाख बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में होरी जैसे किसान यदि एक बेटी की शादी के लिए कर्ज लेते हैं
तो दूसरी बेटी को उन्हें बेचना पड़ता है, अधेड़ व्यक्ति के हाथों, अपने से भी अधिक उम्र के व्यक्ति के हाथों। छोटी बेटी रूपा को होरी बेचकर मानो बीच चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। उसे लगता है जो आता है उसके मुंह पर थूक कर चला जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि क्यों गोदान में होरी जैसे किसान ऋणग्रस्त हैं। अगले वीडियो में फिर हम एक नए मुद्दे के साथ आएंगे। तब तक अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है, आपको नमस्कार करता है। गॉड ब्लेस यू।